Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is merits and demerits of legislature. तो सबसे पहले हम देखते हैं कि मेरिट्स ऑफ यूनिकैमरलिज्म क्या है एंड डीमेरिट्स ऑफ बाईकैमरलिज्म क्या है। ठीक है, यानी कि जो यूनिकैमरल जो लेजिस्लेचर है उसके जो मेरिट्स होंगे वो बाईकैमरल लेजिस्लेचर के डीमेरिट्स होंगे। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज़ अदर वे अराउंड। फिर जो बाई कैमरे लेजिस्लेचर के मेरिट्स होंगे वो यूनी कैमरे लेजिस्लेचर के डीमेरिट्स होंगे। तो अब यूनी कैमरल लेजिस्लेचर के क्या मेरिट्स होते हैं कि अनलाइक बाई कैमरलिज्म इन यूनी कैमरल सिस्टम देयर इज़ नो डिवीजन ऑफ लेजिस्लेशन। ठीक है, ऑल द पावर्स ऑफ द लेजिस्लेशन बिलोंग टू अ सिंगल एंड सिंपल हाउस. Its simplicity increases its output and quality of legislation. In bicameralism, lawmaking ever remain controversial because of division of powers. ठीक है, पावर्स के डिवीजन्स की वजह से जो लॉ मेकिंग है वो कंट्रोवर्शियल रहती है। ठीक है, बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि दो हाउसेस के दरमियान में कंट्रोवर्सी आती है और जो बिल पास होता है वो सालों सालों तक वहाँ पर लटका रह जाता है। तो उसके लॉ बनने में काफ़ी टाइम लग जाता है। फिर एक हाउस में पहले वो रीड किया जाता है, फिर दूसरे हाउस में रीड किया जाता है, तो काफ़ी टाइम टेकिंग होता है। और सेकेंडली बहुत सी चीज़ों पर इनका डेड लॉक आ जाता है। ठीक है, अ बिल समटाइम्स बिकम शटल कॉक बिटवीन टू हाउसेज. Organization of unicameral house is very simple. Bicameral system is very complicated and its structure is not easily understandable. अब होता क्या है कि बिल बाज़ दफ़ा शटल कॉक बन जाता है, यहाँ से नेशनल असम्बली पास करके भेजती है, क्योंकि नेशनल असम्बली लोअर हाउस में पास होने के बाद अपर हाउस में पास होना ज़रूरी होता है। किसी भी बाई कैमरल लेजिस्लेचर में जब तक बिल दोनों हाउसेस से पास ना हो तब तक जो बिल है वो लॉ में कन्वर्ट नहीं होता। तो ये होता है कि जब लोअर हाउस पास करते हैं तो अगर अपर हाउस का कोई इस पर डेड लॉक आ जाए, अपर हाउस इसे एक्सेप्ट ना करे, तो वो दोबारा जो है बिल लोअर हाउस में वापस आ जाते हैं। फिर लोअर हाउस से दोबारा पास करे तो अक्सर ये होता है कि वो एक शटल कॉक बन जाता है कि यहाँ से गया वहाँ, अपर हाउस से लोअर हाउस से, लोअर हाउस से अपर हाउस में, तो उसके दरमियान में कंट्रोवर्सी होती है। ठीक है, अब इंटर रिलेशन ऑफ द टू हाउसेस, दो हाउसेस के जो रिलेशंस हैं वो किस तरह से होते हैं कि इन बाईकैमरलिज्म इफ़ इक्वल पावर्स आर गिवन टू बोथ चैम्बर्स deadlock may appear, and if equal distribution of power is not given, then what is the use of upper house chamber. सिंपल कि अगर दोनों को एक इक्वल पावर्स दी जाती हैं तो फिर क्या होता है, दोनों के दरमियान में डेडलॉक आ जाता है कि एक हाउस से बिल पास हो तो फिर दूसरे हाउस से पास होना ज़रूरी होता है। तो अगर दूसरा पास नहीं करता तो उनके दरमियान में डेडलॉक होता है। तो अगर इक्वल पावर्स ना दी जाएं तो फिर भी एक तरह की कंट्रोवर्सी पैदा होती है, फिर अपर हाउस का फ़ायदा नहीं रहता कोई भी। Therefore, a single house legislature is more useful. Sound and smooth relations between the two houses is not easy. Division of powers in bicameral system is a severe headache, while there is no any legislative division in the unicameral legislature सिस्टम। यूनिकैमरल के अंदर कोई ऐसी खास डिवीजन नहीं होती, जबकि जो अपर हाउस है उसमें ये काफ़ी एक सर दर्द होता है कि कौन सी पावर्स किस हाउस को दी जाएँ, किस हाउस की पावर्स कम की जाएँ और किस हाउस की पावर्स ज़्यादा की जाएँ। और सेकंड चीज़, जो थर्ड चीज़ है इसका मेरिट है, वो मैंने आपको पहले भी बताया था, टाइम फैक्टर। टाइम फैक्टर यूनिकैमरल में टाइम फैक्टर नहीं होता, जस्ट एक हाउस में बिल आता है और वो पास हो जाता है और लॉ बन जाते हैं। जबकि जो बाई कैमरल है उसमें दोनों हाउसेज में पहले एक हाउस में फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग बिल की होती है, डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं, थॉरो डिस्कशंस होती हैं, और फिर वहाँ से पास होता है स्पीकर के साइन के बाद। फिर जब वो अपर हाउस में जाता है तो फिर वहाँ पर भी ऐसी फर्स्ट रीडिंग सेकंड रीडिंग डिबेट्स एंड डिस्कशंस के बाद जो सेनेट का चेयरमैन है उसे पास करता है, तो टाइम बहुत ज़्यादा इसमें लग जाता है। Bicameralism is burden on the national purse and it is time wastage. A bill is first passed in the lower house and then in the upper house and vice versa. Due to rejection or change in a bill in other house, it is sent back to the originating house for reconsideration. ठीक है, अगर अपर हाउस इसे रिजेक्ट कर दे तो वो दोबारा लोअर हाउस में आते हैं, उन्हें इसे रिकन्सिडर करना पड़ता है। दिस प्रोसेस टेक्स अ लॉन्ग टाइम दैट इज़ टू डिस्ट्रॉय प्रीशियस टाइम. In unicameralism, there is no duplication and waste of time. All the legislative powers are exercised by a single house. It saves time, nation's time and quantity of its legislation is far better. और उसके बाद आ जाती है अकाउंटेबिलिटी. अब बाईकैमरलिज्म इज़ फेवर टू से दैट अपर चैम्बर इज चेक ऑन द वर्ड ऑफ लोअर हाउस.
unicameral system cannot be demanded because there is no check system in the shape of अपर हाउस के। एक तरह से अपर हाउस ये चेक रखता है लोअर हाउस की पॉलिसीज़ के ऊपर कि लोअर हाउस जो बिल पास करती हैं वो जाकर अपर हाउस में दोबारा से डिसाइड होता है, दोबारा से उसके ऊपर डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। अगर वो सही हो तो पास हो जाता है। तो उसके ऊपर इस तरह से एक तरह का चेक रहता है बाई कैमरल लेजिस्लेचर के अंदर। लेकिन जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है उसमें कोई भी अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। ठीक है, उसमें सिंपल सारे जो सिस्टम है, सारी जो पावर है एक सिंगल हाउस के पास ही होती है। द सिस्टम में बी अंडर चेक बाय एग्जेक्टिव वीटो और बाय द सेकंड वीटो। People can directly check legislature through a referendum. So unicameral legislature is equally responsible before citizens. On the other hand, in bicameral, one house may refuse responsibility of wrong done legislation. There is no direct responsibility on any house. In simple words, unicameral system is more accountable than the bicameral system. यूनिकैमरल सिस्टम में ये होता है कि जो आपकी जो लेजिस्लेचर है वो आपकी एग्जेक्टिव को रिस्पॉन्सिबल होती है। ठीक है, वो अपर हाउस के रिस्पॉन्सिबल होने से ज़्यादा एग्जेक्टिव को रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास बिल को वीटो करने की पावर होती है। वीटो करने का मतलब ये है कि प्रेसिडेंट कोई भी अगर लॉ पास होता है, दोनों हाउसेस से पास हो भी जाए तो फिर वो प्रेसिडेंट के पास फाइनल सिग्नेचर के लिए जाते हैं। अगर प्रेसिडेंट बिल को वीटो कर दे, वापस भेज दे, तो ये एक तरह का एग्जेक्टिव का चेक है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अकाउंटेबिलिटी दोनों में होती है, लेकिन रियल अकाउंटेबिलिटी जो है ये एग्जेक्टिव चेक के अंदर ही होती है। तो इन सिंपल वर्ड्स यूनिकैमरल लेजिस्लेचर ज़्यादा अकाउंटेबल बनती है बाई कैमरल से, क्योंकि बाई कैमरल में दोनों हाउसेस से पास हो जाए तो फिर प्रेसिडेंट को उसे हर हाल में साइन करना पड़ता है। लेकिन अगर यूनिकैमरल के अंदर ये होता है कि अगर पास हो जाए तो प्रेसिडेंट उसको दोबारा रिव्यू करता है। ठीक, और जो प्रेसिडेंशियल सिस्टम है अमेरिका के अंदर, जैसे प्रेसिडेंट के पास वीटो की पावर है, तो उसमें क्या होता है कि और पाकिस्तान के अंदर भी पार्लियामेंट्री सिस्टम है, उसके पास वीटो की पावर है। वो वीटो करता है तो बिल दोबारा से दोनों हाउसेज में आता है और फिर दोबारा से सेशंस होते हैं और फिर पास होता है और फिर उसके पास जाता है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर जो उसकी वीटो पावर है वो थोड़ी कम है। पाकिस्तान में दोनों हाउसेज से बिल जब पास हो जाता है तो एक दफ़ा अगर प्रेसिडेंट ने उसे साइन कर दिया तो ठीक है, दोबारा वो लॉ बन जाता है। और अगर प्रेसिडेंट उसे साइन नहीं करता तो बिल दोबारा हाउसेज में आता है। और अगर प्रेसिडेंट 10 दिनों के अंदर उस बिल को दोबारा साइन ना करे तो वो ऑटोमेटिकली खुद ही लॉ बन जाता है। ठीक, तो जबकि जो यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है वहाँ पर प्योर जो जैसे चाइना के अंदर नेशनल पीपल कांग्रेस है, तो फाइनल अप्रूवल जो है वो एग्जेक्टिव के पास होता है। नेशनल पीपल कांग्रेस जो बिल पास करती है तो वहाँ से अकाउंटेबल होती है वो अपनी एग्जेक्टिव को। तो रियल अकाउंटेबिलिटी बाई कैमरल लेजिस्लेचर के अंदर होती है, यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर रियल अकाउंटेबिलिटी नहीं होती। तो जो रियल हम सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं अब अकाउंटेबिलिटी का ये है ना कि अकाउंटेबिलिटी इफ़ेक्टिव किस में होती है और किस में नहीं होती है। बाई कैमरलिज्म में एक तरह से अकाउंटेबिलिटी होती है कि जो लॉज हैं लोअर हाउस से पास हुए फिर वो अपर हाउस में जाते हैं, वहाँ पर उनकी सारी दोबारा से डिबेट्स एंड डिस्कशंस होती हैं। लेकिन वो इतनी इफ़ेक्टिव नहीं होती जितनी कि जितना कि यूनिकैमरल में इफ़ेक्टिव होता है। यूनिकैमरल में ये है कि अब अगर हम आप नेचर ऑफ फेडरेशन को देखें तो फेडरेशन की ये नेचर होती है कि अपर हाउस में जो है कि इन फेडरेशन राइट्स ऑफ द यूनिट्स आर गार्डेड बाय बाईकैमरल लेजिस्लेचर बाय गिविंग इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू ऑल द यूनिट्स। इट हैज़ बीन seen that destroy the provincial equality. Representation is given on the provincial basis कि अब ऊपर जो सेनेटर्स बैठे होते हैं सेनेट में या अपर हाउस में तो होते तो वो प्रोविंशियल इक्वालिटी की बेस पर है, लेकिन वो काम करते हैं पार्टीज़ की डायरेक्शन के ऊपर काम करते हैं। ठीक है, जैसे उनको पार्टीज़ कहती हैं वो उसी तरह से काम करते हैं। जिन लॉज को वो पास करने का कहती हैं उनको पास करते हैं, जिनको नहीं कहती तो वो उनको पास नहीं करते। तो इस तरह से ये अकाउंटेबिलिटी इतनी इफेक्टिव नहीं है। हाँ, अलबत्ता हम ये कर सकते हैं कि प्रेसिडेंट को वीटो की पावर दे के अगर यूनिकैमरल लेजिस्लेचर हो, ठीक है, एक हाउस हो और हम पावर दे दें प्रेसिडेंट को, वीटो की पावर दे दें। ठीक है, अगर वो वीटो को रिजेक्ट करता है और हो भी एब्सोल्यूट वीटो हो जिसमें जो पावर अगर प्रेसिडेंट कोई बिल रिजेक्ट करता है तो वो रिजेक्ट ही कंसिडर किया जाए, वो दोबारा पास ना हो। ठीक है,
तो वैसे तो ये होता है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम में अगर एक दोनों हाउसेस से बिल पास हो जाता है तो फिर वो एक दफ़ा अगर प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दी और दोबारा दोनों हाउसेस से पास हो गया तो दूसरी दफ़ा वो पास कंसिडर किया जाता है। लेकिन एब्सोल्यूट वीटो में ये होता है कि एक दफ़ा प्रेसिडेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो वो दोबारा पास नहीं हो सकता है। इस तरह से हम यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर अगर हम प्रेसिडेंट को एब्सोल्यूट वीटो की पावर दे दें और साथ में जुडिशियल रिव्यू की पावर दे दें कि मतलब जुडिशियल रिव्यू ये होता है कि जब लेजिस्लेचर कोई लॉ बनाती है तो जुडिशरी उसको रिव्यू करती है, ठीक है। अगर वो लॉ लोगों की डिज़ायर के अगेंस्ट है, आपके रिलीजन के अगेंस्ट है या एथिक्स के अगेंस्ट है, मॉरलिटी के अगेंस्ट है, किसी भी चीज़ के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी के पास ये पावर होती है कि वो उसे जो लेजिस्लेचर है उसको एडवाइस करती है कि वो इस लॉ को ख़त्म कर दे या इसको चेंज कर दे। तो इस तरह से यूनिकैमरल लेजिस्लेचर के अंदर हम इस अकाउंटेबिलिटी को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं, जबकि जो बाईकैमरल लेजिस्लेचर की जो अकाउंटेबिलिटी है वो इतनी ज़्यादा इफ़ेक्टिव नहीं है। तो म्यूचुअल डिफरेंसेस इनके क्या क्या हो सकते हैं कि इन बाईकैमरल सिस्टम डिफरेंसेस में अकर एंड इट इज़ टू वेस्ट टाइम एंड किल्स एफिशिएंसी। It is a complex system and produces problems instead of solving. Due to interdifferences between two houses, the very purpose of legislation dies and legislation cannot go with the needs of time and people orientations, ठीक है। म्यूचुअल डिफरेंसेस की वजह से उनकी एफिशिएंसी बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, टाइम जो है वो वेस्ट होता है और असल जो लोगों की नीड्स हैं वो उनके मुताबिक काम नहीं हो सकता। इन यूनिकैमरल रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या है कि इन यूनिकैमरल सिस्टम रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लेजिस्लेशन इज़ फिक्स्ड in a single house and members work with confidence and act good or bad is ultimate responsibility is not possible exactly in case of better legislation each house tries to deny responsibility कि अगर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी गलत हो जाए तो फिर दोनों एक दूसरे के ऊपर डाल देते हैं कि ये सेनेट ने किया या ये नेशनल असम्बली ने किया। तो इसलिए यूनिकैमरल के सिस्टम के अंदर ये नहीं होता, वहाँ पर लेजिस्लेचर जो है वो फिक्स्ड होती है, एक ही लेजिस्लेचर होती है। अगर कोई भी ऐसा लॉ पास हो जाए, कोई भी ऐसी बिटरनेस हो जाए तो उसके लिए वो लेजिस्लेचर खुद ही रिस्पॉन्सिबल होती है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सेप्ट भी करती है। अदरवाइज़ जो एमएनएस हैं वो सेनेटर्स पर डालते हैं और जो सेनेटर्स हैं वो एमएनएस पर डाल देते हैं अपनी पॉलिसीज़ का सारा मलबा। तो अब मेरिट्स ऑफ बाईकैमरलिज्म एंड डी मेरिट्स ऑफ यूनिकैमरलिज्म ये क्या है। तो जो बाईकैमरलिज्म के अब डी मेरिट्स के साथ साथ कुछ मेरिट्स भी हैं और यूनिकैमरलिज्म के मेरिट्स के साथ साथ कुछ डी मेरिट्स भी हैं। सबसे पहला इसका मेरिट है चेक ऑन डिस्पोटिज्म, ठीक है। इन बाईकैमरल सिस्टम द टू हाउसेस हैव चेक एंड कंट्रोल अपॉन ईच अदर। इफ वन हाउस इज ओवर पावर्स द सेकंड resist that such check raises dictatorship of a single house in legislation, ठीक है। सिंपल है कि एक चेक होने की वजह से उनकी डिक्टेटरशिप नहीं रहती, ठीक है, डिस्पोटिज्म नहीं रहती। ऑन कंट्री इन यूनिकैमरल सेटअप ऑल लेजिस्लेटिव पावर्स आर यूज्ड इन डिस्पोटिक एंड इम्प्रिजन्ड वे दैट इज़ अगेंस्ट डेमोक्रेटिक नॉर्म्स। यूनिकैमरल जो है वो डेमोक्रेटिक नॉर्म्स के अगेंस्ट होती है और ये ज़्यादातर होती भी उन कंट्रीज़ में जहाँ पर डेमोक्रेसी नहीं होती। जस्टिस चाइना में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, डेमोक्रेसी नहीं है, तो उसमें क्या होता है कि वो जो लेजिस्लेचर है वो फिर डिस्पोटिक बन जाती है। रिव्यू मेंबर ऑफ द अपर हाउस आर इलेक्टेड ऑन पार्टी बेसिस, ठीक है। अपर हाउस के मेंबर्स क्या होते हैं कि पार्टी बेस पर इलेक्ट होते हैं, बट दीज मेंबर्स आर ऑफन एजुकेटेड एंड प्रोफेशनली एक्सपर्ट इन देयर रिस्पेक्टिव फील्ड्स, ठीक है। तो ये एक्सपर्ट्स होते हैं। अब अक्सर सेनेटर्स जो होते हैं ये एजुकेटेड होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं। तो जब बिल्स पास करता है ना लोअर हाउस, क्योंकि वो तो जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं वो थ्रू इलेक्शन जिस तरह से आते हैं उसमें ज़्यादा इतने एजुकेटेड लोग नहीं होते, उनकी एजुकेशन और उनका एक्सपीरियंस थोड़ा कम होता है। तो ये एक तरह से बिल्स को रिव्यू करते हैं और अगर कोई बिल ठीक नहीं है तो उसको वहीं पर उसकी चेंजिंग करवा देते हैं। तो इस तरह से इनके ऊपर एक तरह का चेक है। और नेचर ऑफ मेंबर्स में क्या है कि इन अपर हाउस इट्स मेंबर्स आर एक्सपीरियंस्ड एंड इंटेलिजेंट पॉलिटिशियंस। They are expert in different fields like law, education, health, engineering, science, military, agriculture, religion, and economics. In the upper house, technocrats are accommodated who have high and pure quality skill in their respective fields, ठीक है। और कुछ टेक्नोक्रेट्स होते हैं, फिर कुछ एक्सपर्ट्स होते हैं रिलीजन के, लॉ के, एग्रीकल्चर के, मिलिट्री के। तो इस तरह से जो लॉस हैं वो ठीक तरह से रिव्यू होते हैं। रश ऑफ लेजिस्लेचर वर्क, अब
Today, unicameral legislature is not in position to cover all the legislative affairs because of rapid industrialization and advancement of human civilization. Needs for new laws also increase. This rush of lawmaking is not faced by a unicameral legislature. A second chamber is needed to reduce rush of legislative work on a single house. Important legislation is done by popularly elected low house, while the less important bills are often introduced in upper chamber. ठीक है, सिंपल है कि जो लेस्ट इम्पॉर्टेंट होते हैं बिल्स वो अपर चैम्बर में आते हैं, और जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जस्ट लाइक मनी बिल ये आता है लोअर हाउस में। तो इस तरह से एक बर्डन जो है वो अपर हाउस से ये लोअर हाउस से कम हो जाता है। अक्सर अगर एक हाउस ने लॉ पास किया हो तो दूसरे के लिए आसानी होती है उसको रिव्यू करना और उसको पास करना। तो फेडरलिज्म की नेचर के मुताबिक जो फेडरल सिस्टम है, लेजिस्लेचर मस्ट बी बाई कैमरल। ठीक, फेडरल की ज़रूरत थी लेजिस्लेचर को बाई कैमरल होने की है। लोअर हाउस इन पॉपुलरली वाइल इन अपर हाउस इज़ ऑफन इलेक्टेड बाई यूनिट्स आर provinces where units are equally represented. It controls legislative monopoly of a big unit. Federation is a union of federating units welded in a state on the basis of equality, and this equal status is ensured by bicameralism. So strong and effective federal system is not possible without the upper house. Unicameral system, on the other hand, is not in the position to run the federal form of government. तो जो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है जस्ट लाइक पाकिस्तान एंड जस्ट लाइक यूएसए, इसमें जो पावर्स होती हैं फेडरल सिस्टम ये होता है ना कि इन विच द सिस्टम इन द स्टेट, फेडरल स्टेट ये होती है द स्टेट इन विच द पावर्स आर डिवाइडेड among फेडरेशन एंड फेडरेटिंग यूनिट्स। ठीक है, या एमंग प्रोविंसेस और स्टेट्स के दरमियान में, प्रोविंसेस के दरमियान में जो जब पावर्स डिवाइड हो जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, तो ये फेडरेशन होती है। ठीक है, इसमें डुअल पावर्स होती हैं, कुछ पावर्स प्रोविंसेस के पास होती हैं, कुछ पावर जो हैं वो आपके फेडरेशन के पास होती हैं। सारी की सारी पावर जो है वो आपकी जो नेशनल असम्बली है उसके पास नहीं होती, प्रोविंशियल असम्बलीज़ के पास भी मैक्सिमम पावर्स होती हैं। तो फेडरेशन में क्या होता है कि अब जो प्रोविंशियल असम्बलीज़ हैं उनको पावर्स तो दे दी जाती हैं, लेकिन ऊपर से जो फंड्स वगैरह हैं वो आपकी चूँकि असम्बली ही करती है, राइज़ करती है, तो उसके लिए आपके प्रोविंस के जो बंदे हैं, जो या प्रोविंस के मेंबर्स जो हैं उनका अपर हाउस में होना ज़रूरी होता है। अगर वो अपर हाउस में हों तो वहाँ से वो अपने इंटरेस्ट को परस्यू कर सकते हैं। ठीक, फेडरल सिस्टम के लिए जो बाई कैमरल लेजिस्लेचर है वो ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से इक्वली सारे सूबों से लोग जो हैं वो लिए जाते हैं, और इस तरह से वहाँ पर वो अपना इंटरेस्ट परस्यू कर सकते हैं। और चूँकि फेडरल जो सिस्टम है उसमें पावर्स डिवाइडेड होती हैं स्टेट्स के दरमियान में या प्रोविंसेस के दरमियान में, और जो आपकी नेशनल असम्बली है उसके दरमियान में, तो उसके लिए बाई कैमरल लेजिस्लेचर होनी ज़रूरी है जिसका अपर हाउस हो। ठीक है, और जिन कंट्रीज़ में बाई कैमरल लेजिस्लेचर नहीं होती तो उनमें अपर हाउस नहीं होता है। ठीक है, लोअर हाउस हर कंट्री में होता है, अपर हाउस को ये उसमें से माइनस कर देते हैं। तो ये थी इनकी कुछ मेरिट्स एंड डीमेरिट्स थे। तो नेक्स्ट हमारा जो लेक्चर है उसमें हम इस्लामिक कॉन्सेप्ट ऑफ लेजिस्लेचर को देखेंगे।